नमस्कार, मैं स्नेहलता। आप देख रहे हैं यूपी इलेक्शन कवरेज का सबसे बड़ा शो सिंहासन 403। सिंहासन 403 में हम आपको सूबे की हर सीट का सियासी गुणागणित बताते हैं, विश्लेषण के साथ समझाते हैं, हर सीट के उस सत्ता के पत्ते के बारे में जानकारी देते हैं जो किसी भी सीट की हार जीत तय करती है। इस शो में बिना लाग लपेट के हर उस सियासी चेहरे से भी हम आपको रूबरू कराते हैं जो कि अपने इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखता है। इसके साथ ये भी समझाते हैं कि 2022 के रण में किस सीट पर किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो विधानसभा चुनाव के तमाम सियासी समीकरणों के साथ शुरू करते हैं यूपी चुनाव से जुड़ा सबसे बड़ा शो सिंहासन 403। यूपी चुनाव का मतलब एबीपी गंगा। आज हम आपके सामने पूर्वांचल और अवध की दो बेहद अहम विधानसभा सीटों की जानकारी रखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वांचल के बेहद अहम जिले वाराणसी की उत्तर विधानसभा सीट की, जिस पर बीजेपी ने 2017 में लगातार दूसरी बार कब्जा किया है। वहीं हम आपको अवध के गोंडा जिले की मनकापुर सीट का भी पूरा समीकरण बताएंगे, जिस पर आज भी राज परिवार का सिक्का चलता है। इसके साथ इन दोनों सीट का पूरा समीकरण हम आपको समझाएंगे। तो ये दो अहम सीटें हैं जिस पर हम आज का समीकरण देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं महादेव की नगरी काशी से, वाराणसी से, और यहाँ की उत्तर विधानसभा सीट की बात होगी, जिस पर 2022 के रण में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। वाराणसी उत्तर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही है। समीकरण क्या है समझाएंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के बेहद अहम जिले वाराणसी की उत्तर विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 388 पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सीट पर 2022 के रण में बेहद दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। एक और पीएम मोदी वाराणसी को लगातार सौगात देकर विकास की नई इबारत गढ़ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी उनकी कोशिश को सियासी मजबूरी करार दे रही है। साफ है कि 22 के लिए यूपी में भाजपा और सपा के बीच सीधे मुकाबले की उम्मीद है, जहां पर वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट पर भी भाजपा और सपा ही आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। 2012 और 2017 में सीट पर भाजपा ने कब्जा किया, तो वहीं 1996 से लेकर 2007 तक ये सीट लगातार सपा के कब्जे में रही। साफ है कि 2022 में इस सीट पर भाजपा के लिए राह इतनी भी आसान नहीं दिख रही। हालांकि भाजपा पीएम मोदी के विकास कार्यों की बदौलत एक बार फिर 2022 में इस सीट पर जीत दर्ज करने का दम भर रही, जबकि सपा का दावा है कि 2022 में ये सीट सिर्फ समाजवादी पार्टी के खाते में ही जाएगी। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता सबसे बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से इस सीट पर कांटे की टक्कर के कयास लगाए जा रहे हैं। अब हम आपको वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं। इस सीट की सियासी माहौल को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2017 में वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट पर करीबन 59% मतदान हुआ था और इस सीट से बीजेपी के रविंद्र जायसवाल चुनाव जीते थे। उन्होंने सपा और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हाजी अब्दुल समद अंसारी को चुनाव में शिकस्त दी थी। तो ये है यहाँ का समीकरण। और अब आपको वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों की भी जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको इस सीट के सियासी मिजाज को समझने में आसानी होगी। देखिए, 2007 में वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट से सपा के हाजी अब्दुल समद अंसारी ने जीत दर्ज की। हालांकि 2012 में ये सीट बीजेपी के खाते में आई और रविंद्र जायसवाल पहली बार इस सीट से विधायक बने। वहीं 2017 में मोदी लहर आती है और ये सीट फिर से बीजेपी के खाते में गई और फिर रविंद्र जायसवाल दोबारा विधायक बने। और अब आपको वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के सबसे बड़े और कद्दावर सियासी चेहरों के बारे में भी बता देते हैं, जो 2017 विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दमखम भर रहे हैं। और वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट का पहला बड़ा नाम है मौजूदा विधायक रविंद्र जायसवाल, जो कि दूसरी बार के लगातार विधायक हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के नेता हाजी अब्दुल समद अंसारी हैं, जो 2007 में इस सीट पर काबिज हो चुके हैं सपा की ओर से।
तीसरे नंबर पर सपा से वीरेंद्र सिंह हैं, ये भी टिकट के लिए दावा पेश कर रहे हैं। चौथे नंबर की बात करें तो बसपा के सुजीत मौर्य हैं, जो 2012 में विधानसभा चुनाव के रनर अप रहे थे। अब बारी है आपको वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के इन कद्दावर चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, ताकि आपको इनकी सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग सके। इस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक रविंद्र जायसवाल का। 2012 और 17 में लगातार 2 बार चुनाव जीतकर इस सीट से भाजपा विधायक हैं। रविंद्र जायसवाल यूपी की योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। इलाके के वोटर्स के बीच इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। रविंद्र जायसवाल उस वक्त सुर्खियों में आए जब बतौर विधायक उन्होंने वेतन लेने से इनकार कर दिया। वाराणसी उत्तर में 60,000 वैश्य वोटर हैं और इनके बीच इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं अब आपको वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है। ये विधायक भी रह चुके हैं। ये है अब्दुल समद अंसारी। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के संयुक्त उम्मीदवार थे और कांग्रेस के सिंबल पर ही इन्होंने चुनाव में रनर अप की कुर्सी काबिज इनके पास थी। अब्दुल समद अंसारी 2007 में वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट से सपा के विधायक भी रहे हैं। अब्दुल समद अंसारी की वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के मुस्लिम वोटर्स के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। ऐसे में 2022 में ये सपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए बारी है वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे से आपको रूबरू करा दें, जो कि एक और समाजवादी चेहरा है। ये है 2022 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे वीरेंद्र सिंह। इनका नाम इलाके के दूसरे बड़े समाजवादी चेहरों में शुमार है। 1957 से लगाए 7 तक वीरेंद्र सिंह यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं और ठाकुर वर्ग में इनकी अच्छी पैठ है। तादाद भी सीट पर काफी अच्छी है ठाकुरों की। इसके साथ ही मुस्लिम वर्ग में यानी मुस्लिम वोटर्स के बीच में भी इनकी अच्छी पहचान है। अब बारी आती है वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी लेने की, जो इस इलाके में बहुजन समाज पार्टी का चेहरा है। 2022 के लिए इनकी दावेदारी भी देखी जा रही है। नाम है सुजीत मौर्य। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी रहे हैं। हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2012 में विधानसभा चुनाव में बसपा से रनर अप रह चुके हैं मौर्य। 1995 से और 1995 में 2500 रुपए उधार लेकर ये पार्षद का चुनाव भी जीते थे, जिसके बाद ये बहुत चर्चा में आए थे। बसपा में सुजीत मौर्य कई अहम पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2022 में बसपा फिर से इन पर दांव लगा सकती है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। सर, स्वागत है एबीपी गंगा पर। और वाराणसी की इस सीट का सबसे बड़ा असर मोदी फैक्टर दिखता है, क्योंकि पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। लेकिन वाराणसी उत्तर सीट का ये सबसे सपा का गढ़ भी कहा जाता है। इस बार किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं, समीकरण देख पा रहे हैं आप सर? देखिए, ये तो आप सही कह रही हैं कि ये बनारस जो है मोदी का संसदीय क्षेत्र है, भाजपा का गढ़ है और सबसे बड़ी चीज संघ का भी ये गढ़ है। लेकिन 1996 से 2007 के पहले ये समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के वहां पर सीट पर 4 बार वहां से उनके विधायक रहे जी। लेकिन 2012 के पहले उसमें बीजेपी यहां पर थी भी नहीं। बीजेपी का शहरी क्षेत्र में तो पैठ थी बहुत ज्यादा था, लेकिन शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का नहीं था जी। लेकिन 2012 में भाजपा ने जब रविंद्र जायसवाल को मैदान में उतारा तो रविंद्र जायसवाल ने एक शानदार जीता वहां पर जीत हासिल की। 45,000 वोटों को चुनाव जीते जी। उसके बाद 2017 में क्योंकि चुनाव में उसमें मोदी फैक्टर काम कर गया, मोदी जी की लहर थी और जो काम हुए, देखिए बनारस में जो काम हुआ है वो केवल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है, वहाँ काम बहुत हुआ है। तो लोगों का जो रुझान है वो डेवलपमेंट पर था और डेवलपमेंट को लेकर के कई फ्लाईओवर वहां पर बने, कई वहां पर वो जो सीवरेज पेयजल की व्यवस्था थी। अगर जब बात विकास की आती है तो लोगों का मन ज्यादा बटा नहीं दिखता है। अगर काम हुआ है तो वो जानते हैं किस के कार्यकाल में हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए सर, हम आपसे फिर से विचार साझा करवाएंगे। लेकिन अब बारी उन मुद्दों की जो आने वाले विधानसभा चुनाव में वाराणसी उत्तर सीट पर अहम किरदार निभा सकते हैं। देखिए, वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है सारनाथ का विकास, जो कि पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम है। इसकी मांग लंबे अरसे से चली आ रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है जैतपुरा फ्लाईओवर निर्माण का।
तीसरा मुद्दा सीवेज की समस्या है, जिसे लेकर काम हुआ है और लोगों के इस परेशानी से उनको काफी हद तक निजात भी मिली है। और वाराणसी उत्तरी सीट की अगर आप बात करते हैं तो बीजेपी विधायक रविंद्र जायसवाल का दावा है कि उन्होंने इस इलाके का विकास पूरी शिद्दत से किया है। वहीं 2017 चुनाव में सपा से रनर अप रहे अब्दुल समद अंसारी की माने तो विकास तो हुआ है, वो मानते हैं, लेकिन काम की रफ्तार थोड़ी कमजोर है। यहाँ पर अगर 300 के आसपास जो कॉलोनियाँ बसी थी, जो खेतों में बस गई थी, जहाँ पर न ही विकास प्राधिकरण से नक्शे पास थे कॉलोनियों के और न ही वहाँ पर प्रॉपर सीवर लाइन थे, उन सब को पक्का किया जा रहा है। आज हम कह सकते हैं कि शहर में लगभग कच्चे गलियाँ, जहाँ पर करीब 300 के ऊपर थी, कच्ची सड़कें गलियाँ अब न के बराबर हैं। देखिए, शहर उत्तरी विधानसभा में विकास तो पीछे सन 2012 से 17 तक लगभग ना के बराबर था और 17 से 22 के दौरान केंद्र की और उत्तर प्रदेश सरकार की जिन योजनाओं का विकास होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ है। बारी है उस सत्ता का पत्ता की, जो कि वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट का ये सत्ता का पत्ता है वो विकास, जिसकी बदौलत बीजेपी 2017 में इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर कब्जा करने में कामयाब रही थी। और चलिए अब फिर से रुक करते हैं पूर्वांचल के जानकार वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। तो सर, वाराणसी उत्तर सीट का सत्ता का पत्ता विकास भी दिखाई दे रहा, आपने जिक्र भी किया है, जो कि पैमाना भी है, लेकिन दूसरे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हावी रह सकते हैं? देखिए, वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, बौड़ा नदी है, उसके पार का इलाका है। वहाँ बहुत ज्यादा पहले मुस्लिमों की एक आबादी हुआ करती थी, जो परसीमन के बाद वो शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में चली गई। तो लिहाजा ऐसी स्थिति में एक बड़ा फैक्टर ये रहा है कि यहाँ जो है हिंदू जो मतदाता है वो कहीं ज्यादा है और नई कॉलोनियां, इस इलाके में नई कॉलोनियां बसी। जैसे आप वहाँ सारनाथ से लेकर के रिंग रोड के इलाके के आसपास बहुत सारी कॉलोनियां बसी हैं जो बीजेपी के पक्षधर रही हैं। इसलिए लगातार 2 बार चुनाव बीजेपी यहाँ पर लगातार दूसरी बार चुनाव जीती। मुझे उम्मीद है, क्योंकि आने वाले दिनों में बनारस में जो डेवलपमेंट काम हुए, जो मूलभूत समस्या इस इलाके की थी, सीवर का था, सड़क का था या बिजली का था, पेयजल का था, उसमें बहुत काम हुआ है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो अब इस बार भी जो चुनाव है, मोदी फैक्टर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। खासकर ये बनारस के जो तीनों शहरी क्षेत्र हैं, उत्तरी उसमें एक शामिल है। बिल्कुल सर, आपका धन्यवाद एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए और इस समीकरण को अच्छी तरीके से समझाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं अवध के जिले की गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट की, जिस पर लंबे अरसे तक सपा का कब्जा रहा है। हालांकि 2017 की मोदी लहर में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री बने रमापति शास्त्री यहाँ से विधायक हैं। इस सीट के सारे सियासी समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अवध के जिले गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 300। मनकापुर विधानसभा सीट यहां पर मौजूद आईटीआई की वजह से जानी जाती है। हालांकि फिलहाल यहां का आईटीआई संस्थान बदहाली के दौर से गुजर रहा। सियासत की बात करें तो मनकापुर सीट पर आरक्षित होने से पहले यहां के राज परिवार का दबदबा रहा और कहा जाता है कि आज भी राज परिवार के आशीर्वाद के बिना किसी का मनकापुर सीट पर जीतना नामुमकिन हो जाता है। मनकापुर सीट की सियासत में मनकापुर स्टेट के राजा आनंद कुमार सिंह और फन्नू भैया का सिक्का चलता है, जिनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं। वहीं पिछले लंबे अरसे तक इस सीट पर सपा का दबदबा भी देखने को मिला। हालांकि 2017 में भाजपा ने सीट पर जीत दर्ज की और रमापति शास्त्री यहां से विधायक बने, जो कि फिलहाल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और समाज कल्याण मंत्रालय उनके पास है। वहीं अपना ये गढ़ वापस पाने के लिए समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही, जिसके टिकट के लिए कई दावेदार मैदान में उतर चुके हैं, जबकि ब्राह्मण बाहुल्य सीट पर बसपा भी जीत के लिए दम लगाती दिख रही है, जिससे यहाँ की लड़ाई दिलचस्प होने की उम्मीद है। चलिए आपको गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा यहाँ का सियासी समीकरण है क्या। 2017 में विधानसभा चुनाव में गोंडा की मनकापुर सीट पर करीब
56% मतदान हुआ और इस सीट से बीजेपी के रमापति शास्त्री ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीएसपी के रमेश चंद्र गौतम को चुनाव में शिकस्त दी थी, जो अब हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर सवार है। और अब बारी है आपको गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में बताने की, जिससे आपको इस सीट का सियासी मिजाज समझने में आसानी होगी। देखिए, 2007 में गोंडा की मनकापुर सीट पर सपा के राम बिशुन आजाद ने जीत दर्ज की, जो कि इस सीट पर सपा से 3 बार के विधायक रहे। 2012 में भी सीट पर सपा ने जीत दर्ज की और बाबूलाल कोरी ने चुनाव जीता, जबकि 2017 की मोदी लहर में बीजेपी के रमापति शास्त्री ने इस सीट पर कब्जा किया है। तो अब बारी है आपको गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में बताने का, जानकारी देने का, जो कि 2022 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपनी जीत का दमखम भर रहे हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है बीजेपी के मौजूदा विधायक रमापति शास्त्री का, जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है सपा के राम बिशुन आजाद का, जो इस सीट से 3 बार के सपा विधायक रहे हैं। तीसरे नंबर पर रमेश चंद्र गौतम है, जो 2017 में बीएसपी से रनर अप थे, अब सपा में शामिल हैं। चौथे नंबर पर बसपा के राजिक उस्मानी है, जो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। तो चलिए, बारी है कि सिलसिलेवार ढंग से इन सभी उम्मीदवारों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। आपको भी इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग जाएगा। पहला नंबर आता है इस सीट से मौजूदा विधायक रमापति शास्त्री का। 2017 विधानसभा चुनाव जीते मौजूदा विधायक हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं और रमापति शास्त्री को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी इस सीट पर विधायक रह चुके हैं, डिक्सर सीट पर विधायक रह चुके हैं और इस दौरान ये भाजपा सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो ये रही बात। अब दूसरे नंबर पर आते हैं इस सीट पे बड़े सियासी के चेहरे के तौर पर समाजवादी चेहरा राम बिशुन आजाद। राम बिशुन आजाद मनकापुर विधानसभा सीट पर सपा से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, लगातार 3 बार के विधायक रहे हैं। इससे पहले राम बिशुन आजाद कांग्रेस से भी 1 बार के विधायक रहे हैं। राम बिशुन आजाद अनुसूचित जाति से आते हैं, ऐसे में दलित और ओबीसी तबके पर इनकी मजबूत पैठ है और इसी के बदौलत मनकापुर सीट पर सपा का टिकट मांग रहे हैं। आगे बढ़े, गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट से तीसरे बड़े चेहरे की जानकारी भी देते हैं, जो कि बीएसपी का चेहरा है, अब समाजवादी पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं रमेश चंद्र गौतम। रमेश चंद्र गौतम 2017 में विधानसभा चुनाव में बसपा से रनरअप रहे। 2012 में बसपा ने इन्हें मनकापुर सीट पर उम्मीदवार बनाया था और ये भी चुनाव डिक्सर से जीत विधायक रह चुके हैं बसपा के। मायावती ने इन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाला था। इसके बाद बसपा छोड़कर ये सपा में शामिल हुए। वहीं हम आपको गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में भी बता दें, जो कि इसी इलाके का बहुजन समाज पार्टी का चेहरा है और 2022 के लिए दावेदार है। ये है अब्दुल राजिक उस्मानी। बसपा ने मंडल कोऑर्डिनेटर बनाया है, जहां चुनाव को प्रचार करने का जिम्मा इनके पास है और अब्दुल राजिक उस्मानी की पहचान इलाके में समाज सेवी के तौर पर है और उस्मानी की दलित मुस्लिम तबके में अच्छी पैठ है और इसी के बदौलत 2022 के लिए बसपा से मजबूत दावेदारी ये पेश कर रहे हैं। चलिए अब सीधा रुख करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी का। सर, स्वागत है एबीपी गंगा पर। और गोंडा की मनकापुर सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी सपा के बीच दिखाई देती है, दावेदारी सबकी अपनी है। आप क्या देख पा रहे हैं इस बार? हाँ, बात सही है, क्योंकि रमापति शास्त्री एक बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा है भाजपा के पास, और दूसरी तरफ राम बिशुन आजाद या रमेश गौतम में से जिसको भी पार्टी टिकट देती है समाजवादी पार्टी, तो निश्चित तौर पर एक कांटे की लड़ाई का सीन बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के जातीय समीकरण हैं वो ब्राह्मण बहुल ये सीट है। हालांकि अनुसूचित जाति की उसमें आती है कोटे में, लेकिन ब्राह्मण बहुल यानी लगभग 96,000 वोटर इसमें ब्राह्मण्स हैं और लगभग 68,000 जो बैकवर्ड कम्युनिटी के वोटर हैं। तो इन जो चेहरे इस समय मैदान में आते दिख रहे हैं, जब तक इनको बैकवर्ड या अपर कास्ट यानी ब्राह्मण्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक इनका समीकरण कहीं बनता नहीं दिख रहा है। सत्ता का पत्ता की, जो कि लंबे अरसे से विधानसभा चुनाव में मनकापुर सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है।
ये सत्ता का पत्ता है वो ब्राह्मण वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। इस सीट पर तकरीबन 93,000 ब्राह्मण वोटर हैं जो कि चुनाव के दौरान सबसे अहम हो जाते हैं। फिर से रुक करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी का। तो सर, गोंडा की मनकापुर सीट पर सत्ता का पत्ता ब्राह्मण वोटर ही दिखाई देता है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे ब्रेक से पहले। और क्या कुछ फैक्टर होगा और ब्राह्मणों के मिजाज को लेकर अभी क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, पूर्वांचल पर बीजेपी का पूरा फोकस है और बीजेपी धर्म और विकास रथ पर सवार होकर के चुनाव लड़ रही है, लेकिन मनकापुर को दोनों में ही कोई लाभ नहीं मिला। यहाँ पर एक ITI फैक्ट्री स्थापित की गई थी जिसमें लगभग 75% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और एक चीनी मिल लगाई गई थी, उसका भी बुरा हाल है। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, तो वो कामगार कह लीजिए आप उनको, तो वो उन्हें काम के सिलसिले में पलायन करना पड़ रहा है। दूसरे जिलों को या दूसरे राज्यों को वो लोग मुख कर रहे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी उनके परिवार चल सके। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं। मनकापुर पिछड़ा का पिछड़ा ही रहा और इसके विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और गया। ये पिछड़ापन कहीं ना कहीं लोगों के भीतर की टीस है, वो इस बार के चुनाव में भी झलक सकती है। शुक्रिया सर ये समीकरण समझाने के लिए। इसी के साथ सिंहासन 403 में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ABP गंगा के साथ।